हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट पीओवी शो विद मोहम्मद सुमैर। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई पीसीबी के अंदर। पीसीबी ने एक ऐसा डिसीजन लिया, जब मैंने वो डिसीजन पढ़ा न्यूज़ के अंदर तो पहले तो 1 मिनट के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत टाइम के बाद मैंने कोई ऐसा डिसीजन देखा जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, कि एक बहुत वाइज डिसीजन मुझे ये लगा। 2 मिनट के बाद जब मैंने रियलाइज़ करा कि डिसीजन ये किस बेसिस के ऊपर किया गया है और जिसके लिए ये डिसीजन करके उस शख्स को उस पोजीशन पर बिठाया गया है, उसके पास ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मैं बात कर रहा हूँ, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन शान मसूद हैं, उनको पीसीबी ने एज अ कंसल्टेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, आप उसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला संभालेगा, या जो एफटीपीज़ पाकिस्तान के डिसाइड करेगा, जो पाकिस्तान के टूर्स हैं उनके बारे में डिसाइड करेगा, पाकिस्तान के जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट टीम के साथ, इंटरनेशनल टूर्स पाकिस्तान के होंगे जिन टीमों ने पाकिस्तान आना है, जो भी मामला जो है इंटरनेशनल अरीना के ऊपर पाकिस्तान के होंगे वो शान मसूद संभालेंगे। जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो एक टाइम के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि एट लास्ट शान मसूद जैसा बंदा, शान मसूद जैसा प्लेयर जो कि एजुकेटेड भी है, वेल स्पोकन भी है, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि मेरी नज़र में जो पिछले 5 से 6 साल से जो हमारा कैप्टनसी का एक डिलेमा चल रहा था, एक कैप्टनसी फियास्को चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, सलमान अली आगा, शादाब खान, ये सब टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं। मेरा ये मानना है कि क्या ही होता अगर हम सरफराज अहमद के अंडर शान मसूद को ग्रूम करके उनको हम कैप्टन बनाते। मुझे लगता है कि जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उनका क्रिकेटिंग करियर रहा है शान मसूद का, जिस तरह से वो मीडिया से मैंने उनको इंटरेक्ट करते हुए देखा है, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आती है, बहुत कॉन्फिडेंटली वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह का हमारा कप्तान होता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आज एक स्टैंडिंग है टीम की, मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती। बहरहाल अब तो वो टाइम जा चुका है। शान मसूद आज टेस्ट टीम के कप्तान तो हैं। आज जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी ने दी है, वो पढ़ के मुझे एक बात की तो बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट शान मसूद जैसा आदमी इस पोजीशन के ऊपर बैठेगा तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने रियलाइज़ करा कि शान मसूद तो हमारी टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि टेस्ट टीम का कैप्टन, जो कि मुझे लगता है कि क्रिकेट के अंदर एक सबसे बड़ी पोजीशन है किसी भी प्लेयर के लिए, टेस्ट टीम के कैप्टन को मैं समझता हूँ कि वो ओडीआई और टी20 से भी बड़े स्टेचर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अच्छा, एक मज़े की बात, जिस पोस्ट के ऊपर शान मसूद को अपॉइंट करा है पीसीबी के अंदर, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ आएगी कि वो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड करेंगे कि कौन से प्लेयर को टीम में आना चाहिए, कौन से टीम मतलब टीम की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेयर इन एंड आउट टीम से होने चाहिए, प्लेयर्स की स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, उनको किस तरह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो देने चाहिए। मज़े की बात यह है कि शान मसूद खुद कैटेगरी डी के अंदर हैं, जो कि सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की। अनफॉर्चुनेटली जब पीसीबी ने इस साल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए तो मज़े की बात ये थी, और मैं तो मज़े की बात तो मैं गलत कह रहा हूँ, अफसोस की बात ये है कि ए कैटेगरी पीसीबी ने अनाउंस ही नहीं करी। तो पीसीबी ने ख़ुद एक तरीके से अनाउंस कर दिया था कि हमारी टीम में कोई ए कैटेगरी का प्लेयर ही मौजूद नहीं है, हमारी कैटेगरी ही बी से स्टार्ट हुई। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर को मिले थे वो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के प्लेयर्स को मिले। तो जब मैंने ये सोचा, मैंने बोला कि शान मसूद तो खुद डी कैटेगरी के अंदर हैं, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक बी कैटेगरी और सी कैटेगरी वाले प्लेयर्स को टीम में कैसे इन एंड आउट करना है, क्या उन प्लेयर्स की पोजीशनों की टीम के अंदर ये शान कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर पीसीबी ने उनको इस पोजीशन के ऊपर अपॉइंट किया है, तो सबसे पहले तो हमें शान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे मूव करना चाहिए था। आपका टेस्ट का कैप्टन कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में सबसे टॉप पे होना चाहिए। शान मसूद की जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर वो पाकिस्तान टीम के टूर्स भी डिसाइड करेंगे। जिस तरह से मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला कि जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है शान का,
और जो उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड में वो काउंटी जाके खेलते हैं, वहाँ कैप्टनसी करते हैं, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं वो वहाँ पे। उस क्या काउंटी के उनके स्ट्रेंथ्स की वजह से ही उनकी टीम में वापसी जो है वो मुमकिन हो पाई थी। लेकिन एक बात की मुझे कन्फ्यूजन है, शान पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करेंगे या पाकिस्तान टीम के अफेयर संभालेंगे? बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि हमारे कैप्टन जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोचेज़ आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के उनको प्लेयर्स नहीं मिलते। इसकी प्राइम एग्जांपल जो है वो मोहम्मद रिजवान है। मेरी नज़र में मोहम्मद रिजवान को जिस तरह से पीसीबी ने रिसेंटली ओडीआई की कैप्टनसी से हटा के शाहीन आफरीदी को बनाए, मेरी नज़र में ये मोहम्मद रिजवान के साथ ज़्यादती हुई है। उनको हमने सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बिना के ऊपर 4 दिन में जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, और एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो ओडीआई सीरीज़ है, इन 3 सीरीज़ के हार के बाद हमने रिजवान को हटा दिया। देखें, कप्तान अगर आपको सक्सेसफुल चाहिए तो आपको उसको लॉन्ग रन देना पड़ेगा। चंद मैचेस या चंद सीरीज़ के बाद अगर आप कप्तान को फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे, आपकी टीम कभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर नहीं आ सकेगी। तो मैं ये सोच रहा था कि शान अपनी कंसल्टेंसी की पोजीशन संभालेंगे या शान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभालेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक टाइम पे शान टेस्ट की कैप्टनसी भी कर रहे हैं और शान जो है वो टीम के मामलात भी संभाल रहे हैं? यहाँ हमें एक बात पे गौर करना पड़ेगा कि शान अगर एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए, तो उनके अंडर जो है वो टेस्ट टीम के साथ साथ ओडीआई और T20 की टीम के मामलात भी होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डी कैटेगरी में होते हुए शान मसूद, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी की जो टीम्स हैं, जो उनके 2 टीम के कैप्टन्स हैं, शाहीन ओडीआई की टीम का कैप्टन है, सलमान T20 की टीम का कैप्टन है, ये कैसे जस्टिफाई होगा कि एक डी कैटेगरी का प्लेयर बी कैटेगरी के प्लेयर्स के लिए फ़ैसले कर रहा है? इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। या तो पीसीबी सबसे पहली बात है कि उनको मूव करें एट द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिर इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है। वो भी किसी ना किसी सिर्फ एक साइड से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो शान का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के लिए क्वालिफाइड तो वो लगते हैं इस पोजीशन के लिए, लेकिन जो उनकी रीसेंट पोजीशन है वो टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। तो मेरी नज़र में अगर आप टेस्ट टीम के कैप्टन को एक बोर्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दे रहे हैं, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इससे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि ये मिसमैनेजमेंट है। एक एक्टिव प्लेयर टीम के अंदर एक एक्टिव रोल ऑलरेडी निभा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक्टिव प्लेयर एज अ प्लेयर भी टीम में खेल रहा है और वो एज अ ऑफिशियल भी बोर्ड के अंदर काम कर रहा है? तो मेरी समझ से बाहर है कि किस बेसिस के ऊपर ये डिसीजन लिया गया है। या तो डाउन द लाइन कपल ऑफ ईयर्स लेटर अगर शान रिटायर हो चुके होते, शान ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली होती, शान एक्टिव प्लेयर नहीं होते, तो अगर शान इस पोजीशन के ऊपर आते तो मुझे इस बात की समझ में भी आती कि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला बंदा जो है वो फाइनली बहुत सालों के बाद मैं देखता कि कोई लग रहा हो कि शायद मेरिट के ऊपर कोई बंदा आया है। तो मैंने दोबारा से हमारे जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स या टीवी के ऊपर जो हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं और उनके यूट्यूब चैनल्स को जब मैंने देखा, तो वो बैश कर रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर इतने सारे और क्रिकेटर्स मौजूद हैं, इनके होते हुए हमने शान जैसे बंदे को इस पोजीशन के ऊपर क्यों अपॉइंट किया। देखें, बात गलत है। एक एक्टिव प्लेयर को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कभी भी नहीं देना चाहिए। या तो वो एज अ प्लेयर टीम में खेले, या तो अगर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लेना है तो वो पहले क्रिकेट से रिटायरमेंट ले, फिर एज ऑफिशियल जो है वो पीसीबी के अंदर काम करे। तो ये जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में इतने सारे स्टार्स मौजूद हैं, इतने सारे और लोग मौजूद हैं जिनको पोजीशंस के ऊपर होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ कि हमारे कितने फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो टीम के जो है वो कोचेस भी रह चुके हैं, एज अ बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, कंसल्टेंट या डायरेक्टर ऑफ द टीम, इन पोजीशंस पे वो रह चुके हैं। फिर भी हमारी टीम ने कभी उनके होते हुए इम्प्रूव नहीं किया है, प्रॉब्लम्स फिर भी रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ टीम के बैटिंग कोच रह चुके हैं पास में, बैटिंग की प्रॉब्लम आज तक है। मिसबाह उल हक जैसा प्लेयर वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच रह चुके हैं बहुत बार, प्रॉब्लम्स तो आज भी मौजूद हैं।
वकार यूनुस बेतहाशा बार, कोई 4 से 5 बार वो टीम के हेड कोच एज अ बॉलिंग कोच सर्व कर चुके हैं टीम में। इतने सारे लड़कों को हमेशा से वकार यूनुस से प्रॉब्लम रही है। बहुत जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको ही वकार यूनुस से प्रॉब्लम रही है कि उनके एटीट्यूड के इश्यूज़ हैं। यू नेम इट, हमारा कोई भी बड़ा प्लेयर हो वो कोचिंग के रोल में ऑलमोस्ट रह चुका है। यूनुस खान टीम के साथ काम कर चुके हैं। यूनुस खान एक हॉट हेड कैरेक्टर हैं, जब उनको उनकी मर्ज़ी की सिचुएशन या एनवायरनमेंट नहीं मिलती वो काम करना पसंद नहीं करते। तो इट्स नॉट ईजी गोइंग विथ यूनुस खान। उसके अलावा रिसेंटली आप देख लें, अज़हर महमूद जो हैं वो रेड बॉल के कोच हैं। ये सेम अज़हर महमूद हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ये अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान के पास तो कोई स्पिनर मौजूद ही नहीं है, तो हम तो स्पिनर टीम के अंदर खिला ही नहीं सकते, हम तो स्पिन विकेट्स बना ही नहीं सकते। उनके उस बात के बाद ही हमने इंग्लैंड को होम सीरीज़ में हराया विद द हेल्प ऑफ साजिद खान एंड नुमान अली, जब हमने स्पिन पिचेस बनाई। अभी भी जो टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है साउथ अफ्रीका से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया से बात करते हुए अज़हर महमूद ने ये बोला कि 350 समथिंग जो है वो रन्स इनफ हैं। जब हम मैच हार गए उसके बाद अज़हर महमूद ने 2 दिन के बाद यू टर्न लेके बोला कि अगर हम 400 या 450 बनाते तो हम मज़ीद पोजीशन में होते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 या 3 दिन के अंदर आप अपने बयान से बदल जाएं? उनके साथ जो मुश्ताक अहमद एज अ स्पिन कंसल्टेंट काम कर चुके हैं, सकलैन मुश्ताक हेड कोच रह चुके हैं, अभी टीम के साथ अब्दुर्रहमान है, इन द पास सईद अजमल टीम के साथ काम कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं कि आप लिस्ट बना के देख लें, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से टीम के साथ अटैच रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स कभी भी दूर नहीं हो पाई हैं। लास्ट ईयर वहाब रियाज टीम के साथ थे, हफीज़ थोड़े अरसे के लिए टीम के साथ आए, बहुत कम अरसे के अंदर हफीज़ जो है वो वापस भी चले गए। वहाब रियाज को हमने देखा कि वहाब रियाज टीम मैनेजमेंट के अंदर अगर फेल हो तो पीसीबी ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई दूसरा रोल दे दिया। एक तो ये एक नया वतीरा है हमारे बोर्ड के अंदर कि एक इंसान अगर किसी एक डिपार्टमेंट में फ़ेल होता है तो हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। हम उसकी इवैल्यूएशन नहीं करते, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हम उनसे सवाल नहीं करते कि भाई आपने इतनी सारी तनख्वाह ली है, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन था, आप किस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हो, आपने क्या अपनी डेडलाइंस मीट की हैं। तो किसी चीज़ का कोई सवाल जवाब नहीं होता, हम बस एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में उस इंसान को डाल देते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स जो संभालते थे उस्मान वाला, एशिया कप के अंदर हमने उनको पीसीबी ने उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया। थोड़े दिन के बाद वो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ गए। अब उनके बारे में न्यूज़ आ रही है कि जब हम शान को डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के, जो भी उस पोजीशन का नाम है, ऑफिशियल टाइटल जो है उसके ऊपर, अब जब शान मसूद काम करेंगे तो हम उस्मान वाला को डायरेक्टर पीएसएल का डायरेक्टर बना रहे हैं। तो अब सलमान नसीर कहीं और चले जाएंगे, उस्मान वाला पीएसएल को संभालेंगे। पीएसएल की भी एक अलग कहानी है। जिस तरह अली तरीन जो है वो हेड जोन हुए हैं पीसीबी के साथ, अली तरीन के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि उनको प्राइवेटली ये मैटर डिस्कस करने चाहिए थे। देखिए, जब इतने इनकॉम्पिटेंट लोग के साथ आप काम करेंगे, इतनी मिसमैनेजमेंट होगी, मीडियोक्रिटी होगी, एवरेज लोग के साथ आप काम करेंगे, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ इंसान की लिमिट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑल्दो आई हैव माई डिफरेंसेस विद अली तरीन, लेकिन जिस तरह की वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक तरीके से वो जस्टिफाइड भी है। उनको बहरहाल जो है वो बिहाइंड क्लोज डोर से काम करना चाहिए था, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो मैं समझ सकता हूँ। मीडियोक्रिटी से आप तंग आ जाते हैं, और अली तरीन जैसा बंदा, ही हैज़ नथिंग टू होल्ड बैक, ठीक है ना। तो उनको कोई डिप्लोमेसी दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, जो उनके दिल में आएगा वो बोलेंगे, और वो उन्होंने बोला भी है। अब आप पीएसएल का हाल देखें ना, अभी फरवरी या मार्च के अंदर हमारी पीएसएल होनी है। 6 टीम्स की बजाय 8 टीम्स होनी थी पीएसएल के एडिशन के अंदर। चंद महीने पीएसएल के अंदर रह गए, हमें अभी तक नहीं पता कि कौन सी नई टीम्स होंगी। टीमों की जो पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं जो ऑलरेडी पीएसएल का हिस्सा हैं, उनकी रीवैल्यूएशन किधर है। प्लेयर्स जो है वो अपनी पुरानी टीम छोड़ के दोबारा से प्लेयर्स को हमने जमा करके एक नई टीम्स बनानी थी, फ्रेंचाइजेस के नए ओनर्स आने थे। कुछ पता नहीं है पीएसएल कहाँ खड़ी है इस टाइम पे। उसके मुकाबले में आप बिग बैश देखें, बिग बैश में बाबर जाएंगे खेलने, रिजवान जा रहे हैं, शाहीन जा रहे हैं, शादाब जा रहे हैं, और भी हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। तो बिग बैश वालों ने अभी से जो है वो मैचअप्स भी अनाउंस कर दिए हैं कि कौन से मैच में शाहीन वर्सेस रिजवान होगा, कौन से मैच में बाबर वर्सेस रिजवान होगा, कौन से मैच में बाबर वर्सेस शाहीन होगा।
आप बिग बैश लीग की वेबसाइट पे जाएं, आप उनकी एडवर्टीजमेंट्स देखें, कितनी स्ट्रांगली वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं बाबर आजम को लेके, शाहीन को लेके। बाबर आजम के नाम से, रिजवान के नाम से, शाहीन के नाम से वो स्टैंड्स बना रहे हैं, वो बेस बनाते हैं जहाँ पे हमारी पाकिस्तानी ऑडियंसेस इन प्लेयर्स के लिए टिकट्स परचेज करके इनको देखने जाएगी। तो आप ये देखें कि कब से बीबीएल वाले अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन कर रहे हैं, और हमारी पीएसएल कहाँ खड़ी है कि कुछ महीने रह गए पीएसएल में, हमें कुछ पता ही नहीं है कि आने वाली 2 टीम्स कौन सी होंगी, वो 2 टीम्स आएंगी कि भी नहीं आएंगी ये भी किसी को मालूम नहीं है। तो वापस उस बात पे आते हैं कि जिस तरह से शान को इस पोजीशन के ऊपर पीसीबी ने आज अपॉइंट किया है, शान का नाम पढ़ के मुझे खुशी हुई, लेकिन फिर जब मुझे एकदम से याद आया कि शान तो हमारे टेस्ट टीम के कैप्टन है, तो ये बात मुझे समझ में नहीं कि शान अपनी पोजीशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। और एक बात मुझे यहाँ पे ज़रूर कहनी है कि कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, उनके अंदर ना करने की आदत नहीं है। वो इस सिस्टम के सामने मुझे लगता है कि खड़े नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा मुझे हमारे क्रिकेटर्स भी वीक लगते हैं। तो इसका जवाब तो शान मसूद ख़ुद बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर ये पोजीशन एक्सेप्ट की है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। आने वाली जो ओडीआई की सीरीज़ है, देखते हैं शाहीन आफरीदी उसके अंदर कैसी कैप्टनसी करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीरीज़ के लिए, T20 सीरीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे मैं उस्मान तारिक को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ कि किस तरह से वो बॉलिंग करेंगे। बाबर आजम का कमबैक हो रहा है, देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह से कमबैक करेंगे। हालांकि बाबर आजम के लिए अनाउंस किया गया था माइक हैसन की तरफ से कि उनको डोमेस्टिक में या कहीं और जाके अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, और माइक हैसन के मुताबिक उन्होंने एक चेक लिस्ट दी थी बाबर आजम को कि उनको ये इम्प्रूवमेंट अपनी गेम के अंदर लानी चाहिए। बाबर आजम ने तो कहीं जाके T20 नहीं खेला, तो किस बेसिस के ऊपर बाबर आजम टीम में आ गए। बहरहाल अब तो वो टीम में आ चुके हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर बाबर आजम कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग ODI एंड T20 इंटरनेशनल सीरीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, और आगे ट्राई नेशन सीरीज़ भी होगी विच इंक्लूड श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। तो अपकमिंग मैचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे। फिर देखते हैं कि इस शान मसूद वाले मामले पे भी क्या आगे जाके डेवलपमेंट्स होती हैं, और देखते हैं कि PSL के हवाले से भी क्या अपडेट्स हैं। तो अपने आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसके ऊपर बात करूँगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। Until the next time, take care. Allah Hafiz. Bye.